स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले टर्म पर हमने आपको कैल्शियम का एक यौगिक बताया था, विरंजक चूर्ण। अब आज हम इसका दूसरा यौगिक पढ़ेंगे। कैल्शियम का दूसरा यौगिक पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सभी नोट कर लें, प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्ट में इसको POP बोलते हैं। रासायनिक नाम, लिखें सभी। रासायनिक नाम POP, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट होता है। यानी इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट एक लवण है। इस लवण के अंदर अर्ध हाइड्रेट होता है, यानी एक अणु कैल्शियम सल्फेट का है तो आधा अणु जल का होगा आनुपातिक दृष्टि से। कैल्शियम सल्फेट का अणु 2 है तो जल का अणु, हाइड्रेट्स का मतलब जल अणु, 1 होगा। कैल्शियम सल्फेट का अणु 4 है तो जल के अणु 2 होंगे। यानी आधी संख्या में कैल्शियम सल्फेट के जो अणु हैं उनसे आधी संख्या में हाइड्रेट्स के अणु होंगे, यानी जल के अणु होंगे। ये कैल्शियम सल्फेट एक लवण है, इसलिए उसमें हमने आपको इसे घर पर सॉल्व करने के लिए दिया था। 1-2 कमेंट्स आए थे, उसमें पूछा गया था कि साहब इसमें कौन से अम्ल हैं और कौन से क्षार हैं। एक बार मैं इस टॉपिक को वहां ले जाता हूं। तो कैल्शियम सल्फेट, इसके अंदर कैल्शियम धनायन है और सल्फेट ऋणायन है। संयोजकता 2 से 2 कटी हुई है, ये CaSO4 है। अब आप जानते हैं कि ये जो धनायन है ये क्षार में से आता है और क्षार का ऋणायन फिक्स होता है OH-1, और ये जो ऋणायन है ये अम्ल में से आता है और अम्ल का धनायन होता है H+1। तो इसमें क्षार हो गया CaOH का और ट्वाइस, और अम्ल हो गया H2SO4। देखिए इसमें कैल्शियम धनायन और OH ऋणायन संयोजकताओं को बदल करके लिखते हैं। Ca के नीचे एक को लिखते नहीं है और OH के नीचे ये 2। इस तरीके से ये क्षार, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और अम्ल ये धनायन है, इसमें H+1 और ऋणायन है SO4-2। सूत्र में संयोजकताएं बदल कर लिखी जाती हैं, तो H में यहाँ लिख देंगे आप 2 और SO4 के नीचे 1 जिसको लिखते नहीं है, तो अम्ल हो गया H2SO4। अर्थात कैल्शियम सल्फेट जो लवण है ये सल्फ्यूरिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार की क्रिया से बनता है। तो कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। इसका सूत्र CaSO4, कैल्शियम सल्फेट का अणु 1 है तो जल का अणु आधा होगा। अब किसी अणु का आधा नहीं होता, क्योंकि अणु को तोड़ दिया जाएगा तो परमाणु बढ़ जाएंगे। तो आनुपातिक दृष्टि से, यानी ये मूलानुपाती सूत्र है। अणु सूत्र की बात करें तो इसका अणु सूत्र होगा जिसमें जल का अणु कम से कम 1 होगा। तो फिर कैल्शियम सल्फेट के अणु
2 होंगे। CaSO4 का होल ट्वाइस पॉइंट H2O, यानी एक अणु जल का और कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु। ये सूत्र है। आप ये सूत्र भी लिख देते हैं तो भी सही माना जाएगा और ये लिख देते हैं तो भी सही माना जाएगा। तो पीओपी का सूत्र है CaSO4 का होल ट्वाइस पॉइंट H2O, यानी 2 अणु कैल्शियम सल्फेट के और 1 अणु जल का। प्राप्त करना, यानी प्राप्त करने की विधि। जैसा इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। तो फ्रांस की राजधानी यानी पेरिस में सर्वप्रथम इसे बनाया गया था जिप्सम को गर्म करके, इसलिए नाम रख दिया इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसे यानी पीओपी को जिप्सम CaSO4.2H2O, ये कैल्शियम सल्फेट का डाइहाइड्रेट है जिप्सम। पीओपी कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट है और ये डाइहाइड्रेट है, यानी इसके अंदर जल के अणु दुगने हैं कैल्शियम सल्फेट से और इसके अंदर जल के अणु आधे हैं कैल्शियम सल्फेट से। दोनों को अलग अलग अपने दिमाग में इमेज बना लें। पीओपी कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट होगा, यानी इसमें जल अणु आधे होंगे, और जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का डाइहाइड्रेट होता है, यानी इसमें जल के अणु डबल होते हैं। कैल्शियम सल्फेट का अणु 1 है तो जल के अणु 2 होंगे, कैल्शियम सल्फेट के अणु 2 है तो जल के अणु 4 होंगे, डबल होंगे। तो पीओपी को जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। पीओपी को जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इस ताप पर इसका आंशिक निर्जलीकरण होता है। आंशिक निर्जलीकरण होता है। CaSO4.2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट का अणु 1 है और जल के अणु 2 हैं, इसलिए ये हो गया जिप्सम। इसको गर्म करना है 393 केल्विन ताप पर। इसके ये 2 अणु लेने हैं आपको जिप्सम के, संतुलित करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। तो गर्म करने पर आपको प्राप्त होगा CaSO4 का होल ट्वाइस पॉइंट H2O, यानी पीओपी। लास्ट ऑफ दिस कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट हो गया है, प्लस 3 अणु जल के वाष्पित हो गए, वाष्प बन करके निकल गए, यानी इससे अलग हो गए। तो इस तरीके से जिप्सम से हम पीओपी को प्राप्त कर सकते हैं। जिप्सम के 2 अणु लेने होंगे, इनको जब गर्म करेंगे 393 केल्विन ताप पर, तो जो कैल्शियम सल्फेट के साथ जो जल के अणु हैं, इसमें उनमें से 3 अणु का वाष्पन हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे और केवल 1 अणु रह जाएगा, यानी पीओपी प्राप्त हो जाएगा। यदि तापक्रम
393 केल्विन से ऊपर हो जाए तो जिप्सम का पूर्णतः निर्जलीकरण हो जाता है। पूर्णतः निर्जलीकरण हो जाता है। और निर्जलीय कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है, जिसे मृत ज्वलित प्लास्टर भी कहते हैं। ये जिप्सम है, इसको 393 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो इसके 3 अणु इसमें से निकल जाएंगे, निर्जलीकृत हो जाएंगे। और अगर 393 केल्विन से ऊपर गर्म कर दिया तो ये जो जल अणु बच रहा है ये भी निर्जलीकृत हो जाएगा, इसमें से बाहर निकल जाएगा और केवल प्राप्त होगा कैल्शियम सल्फेट, जो बिना जल का है और उसे कहेंगे मृत ज्वलित प्लास्टर। नोट कर ले सभी। और अब हेडिंग लगा दें इसके गुण। नंबर 1 लिखें सभी। पीओपी श्वेत ठोस व चिकना पदार्थ है। नंबर 2 दूसरा गुणधर्म। इसमें जल मिलाने पर यह जल से क्रिया कर 15 से 20 मिनट में कठोर ठोस जिप्सम में बदल जाता है। ये जिप्सम प्राप्त करने की विधि भी हो गई। CaSO4 का होल ट्वाइस .H2 यानी कैल्शियम सल्फेट का अणु 2 और जल का अणु 1, तो ये सूत्र हो गया पीओपी का। इसकी क्रिया करवा दी जल से संतुलित करने के लिए 3 लगाया हमने, और इस क्रिया में बनेगा CaSO4.2H2O। यहाँ भी ये 2 लगेगा संतुलित करने के लिए। ये पीओपी से प्राप्त हो गया जिप्सम। ये जिप्सम प्राप्त करने की विधि भी हो सकती है। अगर आपसे पूछ ले कि आप पीओपी से जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको यही बताना है कि पीओपी की क्रिया जल से करवा देंगे तो जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। और ये समीकरण लिख देंगे CaSO4 का होल ट्वाइस .H2O + 3H2O = 2 CaSO4.2H2।
और भी प्रश्न बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पीओपी को आर्द्रता रोधी बर्तनों में पैक करके क्यों रखा जाता है। तो पीओपी को यदि हम आर्द्रता रोधी बर्तन में नहीं रखेंगे, पैक करके नहीं रखेंगे, तो ये वायु की नमी को अवशोषित कर लेगा, यानी जल से क्रिया कर लेगा। वायु के अंदर जो जल होता है, नमी होती है, उससे क्रिया कर लेगा और कठोर ठोस जिप्सम में बदल जाएगा। इसलिए इसको पॉलीथीन की थैलियों में पैक करके रखा जाता है। अब लिखें उपयोग। पीओपी के उपयोग। नंबर 1, जिप्सम सीमेंट आदि बनाने में। पीओपी की क्रिया जल से करवा दे तो जिप्सम प्राप्त हो जाएगा, और जो सीमेंट बनाया जाता है उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, यानी सीमेंट बनाने के लिए पीओपी कार्य में लिया जा रहा है, पीओपी उपयोग में लिया जा रहा है। टूटी हुई हड्डियों को जुड़ने के लिए उनका स्थिर होना आवश्यक है। अतः टूटे हुए अंग पर चिकित्सक पीओपी का दूसरा उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जुड़ने के लिए उनका स्थिर होना आवश्यक है। अतः टूटे हुए अंग पर चिकित्सक प्लास्टर चढ़ा देता है। यानी ये जो टूटे हुए अंग पर या हड्डी पर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो पीओपी ही होता है। पीओपी में पानी मिला करके और उसकी पट्टी कर देते हैं, कुछ ही समय में वो सूख करके ठोस जिप्सम में बदल जाता है। उस अंग को जिस पर ये चढ़ा दिया उसको हिलने डुलने नहीं देता है। खिलौने, मूर्तियां आदि बनाने। नंबर 4 एक बहुत महत्वपूर्ण लिखवा रहा हूं, सभी नोट करें ध्यान से। प्रयोगशाला में
अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। देखिए, हमने आपको 4 सोडियम के यौगिक बताए और ये 2 कैल्शियम के यौगिक बताए, और इन यौगिकों के बारे में जो पूछा जाता है प्राय उसमें अणुसूत्र और 2 उपयोग ये बहुतायत से पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी आपसे प्राप्त करने की विधि भी पूछी जा सकती है, कोई गुणधर्म भी पूछा जा सकता है। तो 2 उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, सभी के याद होने चाहिए। हमने आपको 2 3 सबके उपयोग लिखवाए हैं, फिर भी आपकी सुविधा के लिए हम बता दें। मान लीजिए आपको एक ही उपयोग याद रह जाता है, ऐसी स्थिति में दूसरा उपयोग जब आपको कोई अन्य याद नहीं आवे तो आप इसको लिख सकते हैं सभी में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। किसी भी रसायन का ये उपयोग आप लिख सकते हैं। दोबारा ध्यान दें, हमने आपको कैल्शियम के 2 यौगिक बताए हैं। एक यौगिक तो कैल्शियम का बताया है CaOCl2, और दूसरा यौगिक कैल्शियम का बताया है CaSO4 का होल ट्वाइस H2O। इसको POP बोलते हैं और इसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं। दोनों को प्राप्त करने की विधि बताई थी। इसको प्राप्त करना हो तो शुष्क बुझा चूना लेकर इसमें Cl2 प्रवाहित कर देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। और यदि ये प्राप्त करना है तो आपको जिप्सम का आंशिक निर्जलीकरण करवाना पड़ेगा, CaSO4.2H2O। इसको 393 केल्विन ताप पर गर्म करना है तो प्राप्त होगा CaSO4 का होल ट्वाइस H2O यानी POP, और इसमें से 3 अणु जल के अलग हो जाएंगे। तो ये दोनों को प्राप्त करने की विधि हुई। इसके बाद हमने इनके गुणधर्म बताए। तो ये पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला ठोस यौगिक है। हवा में इसको खुला छोड़ दें तो ये क्लोरीन गैस देता है। इसके गुणधर्मों में बताए आपको POP के गुणधर्म, ये श्वेत क्रिस्टलीय, यह श्वेत चिकना और ठोस होता है। यदि इसमें जल मिला दें, POP में जल मिला दें तो ये कठोर ठोस जिप्सम में बदल जाता है। ये इनके गुण बताए। इसके बाद इनके उपयोग बताए आपको। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में आप कर सकते हैं। इसके अलावा विरंजक चूर्ण के और भी उपयोग आपको बताए थे। वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में विरंजन क्रिया करवाने के लिए कर सकते हैं, पेयजल को शुद्ध करने के लिए कर सकते हैं। और POP के उपयोग आपको अभी अभी बताए थे, खिलौने बनाने में, मूर्तियां बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में या उनको स्थिर रखने में, इसके अलावा सीमेंट बनाने में, जिप्सम बनाने में POP का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन और बताया था कि POP को आर्द्रता रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है। तो POP को यदि हम आर्द्रता रोधी बर्तनों में नहीं रख करके खुले में रख देंगे तो ये वायु के अंदर जो नमी होती है, जल होता है, उसको सोख लेगा
और कठोर ठोस जिप्सम में बदल जाएगा। इसलिए इसको आर्द्रता रोधी बर्तनों में पैक करके रखा जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है साबुन एवं अपमार्जन। साबुन परिभाषा लिख लें। साबुन वे पदार्थ हैं जो मृदु जल यानी मीठा पानी मृदु जल में घुलकर पर्याप्त मात्रा में झाग बनाकर सफाई क्रिया करते हैं। सफाई क्रिया करते हैं। नीचे हेडिंग लगा दें साबुनीकरण। साबुनीकरण डैश लगा करके लिखें साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने के लिए उच्च वसीय अम्ल तेल वनस्पति तेल की क्रिया कास्टिक सोडे से करवाते हैं। साबुन बनाने के लिए उच्च वसीय अम्ल की क्रिया कास्टिक सोडे से करवाते हैं। इस क्रिया में साबुन प्राप्त होता है। इस क्रिया में साबुन प्राप्त होता है तथा साथ में उप उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल भी प्राप्त होता है। ग्लिसरॉल भी प्राप्त होता है।
ये रासायनिक अभिक्रिया उतार दें। उच्च वसीय अम्ल की क्रिया कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश से भी करवा सकते हैं। इस क्रिया में साबुन बनेगा और उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल बनेगा। तो उच्च वसीय अम्ल प्लस कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश इक्वल टू साबुन प्लस ग्लिसरॉल। कपड़े धोने के जो साबुन होते हैं वो कास्टिक सोडे से बनाए जाते हैं, और जो नहाने के लिए मृदु साबुन काम में लिए जाते हैं उनके लिए कास्टिक पोटाश उपयोग में लिया जाता है। यानी उच्च वसीय अम्ल की क्रिया कास्टिक पोटाश से करवाते हैं। समीकरण लिखते हैं उच्च वसीय अम्ल। एक उच्च वसीय अम्ल का मैं सूत्र लिख रहा हूँ, आप ध्यान से इसके सूत्र को याद करेंगे। CH2, ये नीचे सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH। देखिए कार्बन 4 बंध बनाता है, तो इस कार्बन ने दो हाइड्रोजन के साथ बना लिए, एक इस कार्बन के साथ बना लिया, 3 बन गए, चौथा बच रहा है ये। ऐसे इस कार्बन का एक इसके साथ बढ़ गया, एक इसके साथ बढ़ गया, एक H के साथ बढ़ रहा है, एक बच रहा है वो ये हो गया, और इसका भी एक बच रहा है वो ये हो गया। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और इनसे जोड़ना है COOR, COOR। ये उच्च वसीय अम्ल का सूत्र है, एक तेल का सूत्र है। इसकी क्रिया कास्टिक सोडे से NaOH, इसके 3 अणु काम आएंगे। उच्च वसीय अम्ल का ये एक अणु और कास्टिक सोडे के 3 अणु क्रिया करेंगे, तो साबुन बनेगा तेल RCOONA। ये देखिए ये RCOO इसमें से लिया है और ये Na इसमें से लिया है, यानी इसका धनायन और इसका ये ऋण आयन है, ये ले लिया। ये इस तरीके से तो ये हो गया 3, इनको एक जगह लिख देंगे, 3 हो गए RCOO, 1 2 3, तो 3 RCOO और ये 3 Na है, तो ये है 3 RCOO Na, ये साबुन हो गया। प्लस अब जो बच गया वो ग्लिसरॉल है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और इधर से ये 3 OH बच रहे हैं जो इससे जुड़ जाएंगे तीनों से, ये है ग्लिसरॉल। और ये क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, समीकरण उतार लिए सबने, तो पहले समीकरण उतार लें। और इम्पोर्टेंट है साबुनीकरण की क्रिया का समीकरण सबको याद होना चाहिए। नीचे से लिखें रासायनिक दृष्टि से साबुन, रासायनिक दृष्टि से साबुन उच्च वसीय अम्लों के, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं।
पूर्ण विराम। साबुन का सामान्य सूत्र, साबुन का सामान्य सूत्र RCOONA होता है। इसमें Na के ऊपर प्लस होता है और ये COO माइनस होता है। एक माइनस है एक प्लस है इसलिए कट गए, आप नहीं भी लिखें तो भी एक ही बात है। तो RCOONA साबुन का सामान्य सूत्र होता है। यहाँ R बराबर उच्च एल्किल समूह है। R बराबर उच्च एल्किल समूह है, जैसे C15H31। ये जो R है ये एल्किल समूह है और एल्किल समूह में भी ऊंचा यानी लंबी कार्बन चेन वाला है, जैसे C15H31। एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालने पर जो समूह हमको प्राप्त होता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। आपको अगले अध्यायों में ये पढ़ने को मिलेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखे आप। साबुन कठोर जल में झाग नहीं बनाता, क्योंकि यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयनों से क्रिया करके अविलेय लवण बना लेते हैं। और साबुन अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। पूर्ण विराम। इस समस्या के निराकरण के लिए अपमार्जकों का उपयोग किया जाता है। पूर्ण विराम लगा दें। पैराग्राफ चेंज करके लिखें। पोटेशियम साबुन अधिक मृदु होते हैं। इनका उपयोग नहाने के साबुन,
शैम्पू आदि बनाने में करते हैं। पूर्ण विराम। साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे और आप सब ये सारे टॉपिक्स जो हम पढ़ा रहे हैं इनको साथ ही साथ तैयार करते जाएं।